सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। अमेरिका के अंदर असलहे के इस्तेमाल के हवाले से कई सवालात उठाए जा रहे हैं क्योंकि पै दर पे कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनसे कई लोगों की बल्कि मासूम बच्चों तक की जानी गई हैं। How many people have to be killed before we do something? Assault weapons were designed for and should be used on our battlefields. We believe in our right to defend ourselves and our families with semi-automatic firearms technology. If the slaughter of 20 babies does not capture and hold your attention, then I give up. We believe in our Second Amendment to the United States Constitution. All of our Second Amendment. The debate about gun violence has been inaccurately depicted as either pro-gun or anti-gun. This framework has stifled debate and an honest, rational discussion about what should be done to prevent gun violence. आज के इस शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा को इस वक्त नए क़वानीन लाने के हवाले से किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने मुल्क में न्यू टाउन की स्कूल शूटिंग जैसे वाक़यात रोकने के लिए 23 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। इस मौके पर ऐसे कुछ बच्चे भी मौजूद थे जिन्होंने सदर ओबामा को गन वायलेंस के हवाले से खतूत लिखे थे। अगर हम इस तशद्दुद को रोकने के लिए एक भी काम कर सकते हो, अगर महज एक जिंदगी भी बचा सकते हो, तो हमारा फर्ज है कि हम इसकी कोशिश करें। इन अहकामात में ज़हनी अमराज से निमटने के तरीक़ाकार से लेकर मकामी पुलिस की फंडिंग और पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स के बच्चों के ज़हनों पर असरात से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ तक सब शामिल है। सदर ओबामा चाहते हैं कि कांग्रेस गन्स के खरीदारों के लिए हर हाल में बैकग्राउंड चेक की शर्त रखे। अगर आप गन खरीदना चाहते हैं, चाहे वो किसी की दुकान से हो या किसी की ज़ाती गन हो, तो आपको कम से कम ये तो साबित करना चाहिए कि आप जराइम पेशा फ़र्द नहीं या आपकी गन खरीदने पर पाबंदी नहीं। ये तो आम समझ की बात है। लेकिन फॉल्स चर्च वर्जीनिया में गन्स की दुकान के मालिक चक नेस्पी का कहना है कि सख्त कवानीन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Criminals are going to go and get a background check before they sell a gun to another criminal? No. सदर ओबामा ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस फौजी स्टाइल की मखसूस गन्स पर माजी में लगाई गई पाबंदी को बहाल कर दे और कारतूसों के ऐसे मैगजीन्स पर पाबंदी लगा दे जिनमें 10 से ज्यादा गोलियां भरी जा सकती हों। उनका कहना था कि ऐसे ही हथियारों की वजह से एक शख्स कोलोराडो के एक सिनेमा घर में 70 अफराद को गोली मारने में कामयाब हो सका था। वो हथियार जो जंगों में इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं, उनका एक सिनेमा घर में क्या काम? अमरीकी सदर की तजावीज़ को रिपब्लिकन कानून साजों की मुखालफत का सामना है, जिनकी पुष्ट पनाही नेशनल राइफल एसोसिएशन भी कर रही है। उनका ख्याल है कि ये तजावीज़ हथियार रखने के अमरीकियों के आईनी हक की खिलाफ वर्जी हैं। NRA ने इन तजावीज़ का मुकाबला करने के लिए फंड जमा करने शुरू कर दिए हैं। ये तजावीज़ नायब सदर जो बाइडन की सरबराही में बनाई गई एक कमेटी ने पेश की हैं, जिसने इन्हें मुरतब करते वक्त 200 से ज़ायद ग्रुप से बातचीत भी की। कोई नहीं जानता कि ये बेईमानी सानहा रोका जा सकता था या नहीं, मगर हम सब जानते हैं कि हमारी एक इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम मुस्तकबिल में ऐसी किसी वाक़ये को रोकने के लिए वो सब कुछ करें जो हमारे बस में है। सदर ओबामा की ख्वाहिश है कि कांग्रेस इन तजावीज़ पर फौरी कोई फैसला करे। कनेटिकट में हालिया पेश आने वाले वाक़े के बाद जिसमें 20 मासूम बच्चों की जाने गई, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर असलहे की खरीदारी में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। आइए इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। वाशिंगटन DC के नवाह में ये एक गन स्टोर है। यहाँ खरीदार किसी भी तरह का ऑटोमेटिक हथियार खरीद सकते हैं। स्टोर के मालिक एंड्रयू रेमंड कहते हैं कि कनेटिकट में फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिका में जंग में इस्तेमाल होने वाली राइफल्स की फ़रोख्त बढ़ गई है। इस हफ्ते ऑनलाइन हथियार फरोख्त करने वालों का सारा स्टॉक खत्म हो गया, बस हम ही रह गए हैं जिनके पास कुछ स्टॉक मौजूद है। ऑटोमेटिक राइफल्स पर पाबंदी के खदशे ने हथियार जमा करने वालों को फौरी खरीदारी पर मजबूर किया है। ये गन आमतौर पर $1200 से $1300 तक फरोख्त होती है, लेकिन आज रेमंड इसे $1600 में फरोख्त कर रहे हैं। मैं शर्तिया कहता हूँ कि अगले हफ्ते तक अगर हमारे पास ऐसी गन मौजूद हुई तो 1800 से 1900 तक की बिकेगी। एंड्रयू
आपको डर है कि अगर ऐसे हथियारों पर पाबंदी लगी तो इनका तो स्टोर ही बंद हो जाएगा? अगर ऐसे हथियारों पर पाबंदी लगी तो शायद मुझे ट्रक चलाकर गुजारा करना पड़े। सदर ओबामा के कायम करदा एक खुसूसी पैनल ने फायरिंग के हालिया वाक़यात के बाद हथियारों पर कंट्रोल के सख्त कवानीन की तजवीज़ पेश की है। A majority of Americans support banning the sale of military-style assault weapons. 4 साल पहले अमेरिका में सदर ओबामा के पहली बार मुंतखब होने पर भी यहाँ हथियारों की फ़रोख्त में तेज़ी आई थी। हथियारों के हामियों का ख्याल था कि अब हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद हो जाएगी। 2009 में इस गन शो में शिरकत करने वाले डीलर्स का कहना था कि उनकी सेल्स 2008 के मुकाबले में 60% बढ़ी हैं। गन शो प्रमोटर एनेट इलियट कहती हैं कि खरीदारों ने अक्टूबर में ही ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिए थे जब उन्हें लगा कि ओबामा जीत जाएंगे। तहम सदर ओबामा के पहले 4 सालों के दौरान हथियारों पर कोई नई पाबंदियां आयद नहीं की गईं, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। You got Aurora, you have the Hindu, the Sikh temple. जब आपके सामने 20 बच्चों की हलाकत हो, औरारा का वाकया हो, सिख इबादतगाह और ओरेगन के शॉपिंग मॉल में फायरिंग का वाकया हो, तो किसी नई पाबंदी की तवक्को करना तो बिल्कुल सामने की बात है। इस वक्त हमारे साथ इस स्टोर के एक इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, कैनी, उनसे बात करते हैं। हेलो कैनी, हाउ आर यू? Thank you. Good. Usually the people, the customers who come here, what they prefer to buy? हमारे ग्राहकों की अक्सरियत पिस्टल्स पसंद करते हैं। ये काफ़ी मकबूल है। वो इन्हें खेल में भी इस्तेमाल करते हैं। इसे सीखना भी आसान है। There were different incidents which happened, like for example the Connecticut incident. Is the purchasing or buying of the pistols or arms has increased after that incident? Absolutely. As you can see here, बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हमारे पास असलहा कम है। अमूमी तौर पर इन दिनों जितना असलहा हम फरोख्त करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अब हम फरोख्त कर चुके हैं, और इसकी वजह यह है कि हालिया वाक़यात के बाद लोगों का ख्याल है कि कुछ गन्स पर मुमकिना तौर पर पाबंदी लगाई जा सकती है, इसलिए वो गन्स खरीद रहे हैं। They want to own for their own, sporting purposes and defensive purposes. As you also instruct people who come here for learning how to use the rifles or the guns, so whenever you talk to them, how much they are affected by the law to stop or to take back the equipment or to take back the arms which they have, what they usually say about that? Again, I believe people. आमतौर पर यहाँ पर लोग गन्स रखने के हवाले से अपने हुकूक की कदर करते हैं जो अमरीकी आइन उन्हें फराहम करता है। अभी तक गन्स पर पाबंदी के लिए कोई कानून मंजूर नहीं किया गया, मगर लोगों को फिक्र है, इसीलिए वो मुमकिना पाबंदी से पहले असलहा खरीद रहे हैं। Okay. And when I came here in this store, I saw a few females also who came here. So is it really interesting for the females to learn how to use the arms? You know what? It's funny. Females are very good shooters. And I think the reason being... बड़ी दिलचस्प बात है। ख़वातीन बहुत अच्छी निशानाबाज साबित हुई हैं, और इसकी वजह यह है कि ख़वातीन बहुत तवज्जो देती हैं। हमारी बहुत सी मेंबरान ख़वातीन हैं और यहाँ बहुत ख़वातीन निशानाबाजी सीखने के लिए आती हैं। आम तासुर ये है कि निशानाबाजी सिर्फ मर्द हजरात का मशगला है, मगर ऐसा नहीं है। And how much time a student need to learn and to be a perfect shooter? The perfect shooter? You can never be. आप कभी भी निशानाबाजी में मुकम्मल महारत हासिल नहीं कर सकते। इसे सीखने में बहुत वक्त दरकार होता है। मैं हर रोज़ लोगों को तरबियत देता हूं, मगर मैं मुकम्मल महारत हासिल नहीं कर सका। अगर आप बाहिफाजत और एतमाद से निशानाबाजी करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है आपको कुछ घंटे बाकायदा तरबियत हासिल करनी चाहिए, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता महारत हासिल कर सकते हैं। Okay, if I'll ask you to teach me today how to shoot, so you think that I'll learn it a little bit? Well, it all depends. My typical lesson is about 2 hours long. आमतौर पर अगर कोई निशानाबाजी का आगाज़ करता है तो मैं उसे 2 घंटे की ट्रेनिंग देता हूँ। हमारे पास 2 घंटे तो नहीं, मगर मैं आपको इतना सिखा सकता हूं कि आप आराम से और एतमाद के साथ बाहिफाजत तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकें। ओके, थैंक यू कैनी। अब इस वक्त हम शूटिंग एरिया में जाएंगे और वहाँ पर जाके थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे कि आया कितना आसान और कितना मुश्किल है किसी भी नए इंसान के लिए शूटिंग सीखना। फायरिंग रेंज में जाने से पहले एक 2 घंटे की क्लास होती है जो कि लेनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि उसके बाद आप सही तरह से तैयार हो सकें, और वो 2 घंटे की क्लास थोड़ी सी शॉर्ट करके हमें कैनी देने वाले हैं।
This is a semi-automatic pistol. Push down on this slide lever. You're going to take the back or this flat part of the cartridge and insert it right into this notch here and insert it into the magazine well. By pushing this down, it's going to allow that bolt to come forward, and it's going to push that cartridge from the top of the magazine. You're going to wrap the four fingers of your left hand, and you're just going to extend both arms straight out. Okay? Ready to try? Probably, I don't know. Okay. Don't worry, like I said, this takes practice. So first slide down on that sliding button. There you go. Okay, just push down, yeah. Perfect. You just got to insert it at the perfect angle. There you go. Okay. फायरिंग रेंज में जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़रूरी होनी चाहिए. उसमें से एक ये है कि आप अपने कानों को ज़रूर बचाएं. तो आइए वहाँ पर चलते हैं और थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं. Okay, good. Insert the magazine into the magazine well. There you go. All right, width apart, knees slightly bent. Remember. Good shot. Shot here. Your second shot again, right there, right in the red circle, exactly where you want. Okay, thank you so much, Kenny. It was very nice pleasure working with you and learning how to actually use that much difficult arms. और इससे पहले कि मैं मज़ीद और बहुत कुछ करूं, आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाती हूँ. एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि यहाँ पर रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्म्स के हवाले से उसकी क्या राय है, क्या ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए. अमेरिकन क्या सोचते हैं ये तो आपने जाना, लेकिन पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो लोग जो कि अमेरिका में रहते हैं वो क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में, आइए जानते हैं. कत्ल गारत की मुख्तलिफ वारदातें, मसलन कनेटिकट में होने वाली गुजरे दिसंबर की स्कूल किलिंग्स ने पूरी अमेरिकन कौम को खौफजदा कर दिया. लेकिन ये उन इमिग्रेंट्स के लिए और भी ज़्यादा परेशान कुन बात है जो यहाँ अमन और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आए. गुलफशा हक एक पाकिस्तानी अमेरिकन है जो 2006 में अपने वालिदैन के साथ रहने के लिए यूएस पहुंची. अब जब यहाँ पे आए हैं, शुरू का थोड़ा टाइम तो सही गुजरा, उसके बाद जो है फिर ये वायलेंस की न्यूज़ आने लगी कि इधर ये हो गया, उधर किसी ने उसको मार दिया. तो ये जो अब इस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी वो बात रही है पहले जैसी. दूसरों के साथ होने वाली तशद्दुद की कहानियाँ सुनकर वो अपने मुस्तकबिल के लिए खौफजदा हैं. लेकिन दूसरों का सुन के, दूसरों के जो उनके जिस चीज़ से वो लोग गुजरे हैं उसको देखते हुए एक डर सा, एक इनसिक्योरिटी सी फील होती है. और इसी तरह यहाँ पे भी आके जिस तरह से लोगों के साथ हो रहा है दूसरे लोगों के साथ, तो उसको भी देखते हुए लाइक सिक्योर फील नहीं कर सकते आप यहाँ पे. न्यूयॉर्क में छपने वाला अखबार वीकली पाकिस्तान न्यूज अमेरिका के 7 बड़े शहरों में दस्तयाब है. इनके किए गए सर्वे के मुताबिक ज्यादातर साउथ एशियन इमिग्रेंट्स सख्त गन कंट्रोल लॉज के हामी हैं. मुजीब लोधी इस अखबार के चीफ एडिटर हैं. जो लोग की मुतफिका राय थी वो ये थी कि अमेरिका में जो गन लॉ जो है उसमें चेंजेस आनी चाहिए. एनुल हक गुल अफशा के चचा हैं. वो इस सर्वे से मुत्तफिक हैं और अपने भतीजे और भांजियों के मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं. मेरे बच्चे हों या मेरे नीसेस हों या नेफ्यूज़ हों, मुझे फ़िक्र तो रहती है कि भाई किसी का भी बच्चा हो और वो किसी तरह वो हर्ट हो, वो सही नहीं है. अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाने वाले गन कल्चर से कतई नज़र ज़्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन बंदूकें नहीं रखते. मैंने चलाना तो बात की बात है, उसको पकड़ा भी नहीं आज तक हाथ में कि गन कैसी होती है, हाउ यू फील, कि उसके एहसास कैसा होता है आपको. अगर मैं बंदूक उठाऊं तो मैं तो उसको मतलब चलाना तो दूर की बात है, उठा भी नहीं सकती कि इसलिए कि उससे पहले ही हम कांपने लगेंगे. और जिस तरह गुलफशा के चचा और वालदा निशानदही करते हैं, बहुत कम पाकिस्तानी अमेरिकन बंदूक चलाना जानते हैं. किस हद तक पाकिस्तानी अमेरिकन की राय अमेरिकन कौम से मुशाबहत रखती है, फिलिप कासिनेट्स प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में. If immigrants and Pakistani Americans in particular, अगर तारकीन वतन खास तौर पर पाकिस्तानी अमरीकी लोग शिकार में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के खिलाफ बात करते हैं तो बेशतर अमरीकी भी यही चाहते हैं. लेकिन अगर फौजी साख्त के हथियारों और राइफल्स रखने की बात है तो अमरीकी नुक्ता नज़र इस पर मुख्तलिफ है. weapons, I think American opinion is really changing on that. पाकिस्तानी अमेरिकन उम्मीद करते हैं कि सख्त गन कंट्रोल लॉज के आने के बाद ये वारदातें कम हो जाएंगी और समझते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा की पेश करदा कानून साजी इस सिमत में एक सही कदम है. गन
گن شوٹنگ کے قانون کی وجہ سے چاہے کتنی ہی تبدیلیاں کیوں نہ آ جائیں، لیکن اسلحے سے متعلق جو شوق یہاں پر لوگ رکھتے ہیں وہ شاید کم نہ ہو سکے۔ اس ٹاپک کے حوالے سے مزید بھی آپ جانیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ امریکہ جیسے ملک کے اندر اگر جدید ترین اور خطرناک اسلحے پر پابندی لگ بھی جائے تب بھی شاید ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے مارکیٹ متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہاں پر خطرناک اسلحے کے پرزار جات پلاسٹک کے اور گھروں کے اندر بنائے جانے لگے ہیں۔ کس طرح سے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کوڈی ولسن کے خیال میں ہر کسی کو اس جیسے ہتھیار رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک یہ بنیاد پر اس سوچ کی برابری کا ایک اظہار ہے۔ قانون نافذ کرنے والوں اور ملٹری کے زیر استعمال ہر چیز عام لوگوں کو رکھنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ شخصی آزادی کا سادہ سے اظہار ہے۔ خود کو انارکسٹ کہلانے والے ان صاحب نے آن لائن ڈیزائنز کی مدد سے یہ رائفل تیار کی۔ انہوں نے 3D پرنٹر کی مدد سے اس کے کچھ حصے پلاسٹک سے تیار کیے۔ اگر سافٹ ویئر کا ڈیزائن اچھا ہے تو آپ کو صرف پرنٹ کا بٹن دبانا ہے۔ جہاں امریکی عوامی نمائندے اسلحے کے کلپس کی استعداد میں کمی کی کوششوں میں ہیں، کوڈی ولسن خود اپنے کلپس بناتے ہیں۔ 10 راؤنڈ سے زیادہ چلا سکنے والے ہر ہتھیار کو بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نیو یارک اسٹیٹ میں تو یہ حد 7 راؤنڈز کی ہے۔ میرا اسے پرنٹ کرنا بھی کسی بھی بین کی مکمل خلاف ورزی ہوگی۔ لیکن اس رائفل کے فائرنگ چیمبر اور بیرل دھات سے ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ اگرچہ اسے بنانا غیر قانونی نہیں، امریکہ کا فیڈرل لا ایسے ہوم میڈ ہتھیاروں کی فروخت کی اجازت نہیں دیتا۔ سیکیورٹی اینالسٹ فریڈ برٹن کی رائے میں پرنٹیبل گنز فی الحال بڑا خطرہ نہیں۔ نالی میں سے گزرنے والی گولی کے فورس کی باعث ایسے آتشی ہتھیار کو 100% پلاسٹک سے بنانا انتہائی مشکل ہوگا۔ لیکن ان کی رائے میں یہ اب بھی قانون نافذ کرنے والوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس کے کام کرنے کی صلاحیت محدود ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اسے کچھ خاص قسم کے فیڈرل فائر آرمز قوانین کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کے پروفیسر سینورڈ لیفیسن کو بھی یہی فکر ہے۔ صاف سوال یہ ہے کہ اسے غیر قانونی قرار دیا جائے یا نہیں۔ لیکن چونکہ 3D پرنٹرز کو بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، لیونسن کے مطابق لا میکرز کو ضروری پابندیاں لگانے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی پروڈکٹس کے استعمال پر کنٹرول کی ہماری پریکٹیکل صلاحیت کو کہیں پیچھے چھوڑ رہی ہو۔ لیکن لیونسن کہتے ہیں کہ عوامی نمائندے گنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ سیکیورٹی کو یقینی بنانا حکومت کی سب سے بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ سرویز کے مطابق امریکہ میں لوگوں کی ایک چھوٹی اقلیت حکومت سے اپنی حفاظت کے لیے گنز رکھنا ضروری سمجھتی ہے، اور گن مالکان کی اکثریت بھی فائر آرمز پر قانونی پابندیوں کے حق میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کتنی ہی قوانین میں تبدیلی کیوں نہ آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اسلحے سے متعلق لوگوں کے اندر شوق پایا جاتا ہے وہ شاید کم نہیں ہو پایا۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی اچھی سی رپورٹ عائشہ تنظیم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عائشہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اچھا، ابھی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی پچھلے کچھ دنوں کے دوران۔ ایک تو یہ ہے کہ نیو ٹاؤن کی جو اسکول شوٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد لوگوں کی رائے میں اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے اورورا میں ایک سنیما گھر میں ایک شخص نے گھس کے 70 لوگوں کو گولی مار دی۔ صدر براک اوباما نے بھی کہا کہ بھئی ایسے میگزینز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس میں اتنی گولیاں ہوں کہ ایک شخص فائر کرنا شروع کرے اور 70 لوگوں کو گولی مار دے۔ جو چھوٹی کیپیسٹی کی میگزینز ہیں 8-10 گولیوں والی وہ لوگ رکھیں، یہ ان کی تجویز ہے، ابھی پاس نہیں ہوئی۔ اچھا، کتنا مشکل یہاں پر نظر آتا ہے؟ یہاں پر مختلف لوگ بات بھی کریں، کئی ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سچویشن ہم دیکھیں لگتا نہیں ہے کہ لوگ اتنی آسانی سے اسلحے سے دوری اختیار کریں گے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن بہت اسٹرانگ لابی ہے، ان کے جو ممبرز ہیں یوزلی وہ فنڈ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں اور سنگل ایشو ووٹر ہوتے ہیں، وہ ایک ہی ایشو پہ ووٹ دیتے ہیں کہ آپ گنز کے خلاف ہیں یا گنز کے حق میں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں جس طرح پاکستان کے ایک حصے میں ہمارے پٹھان بھائی ہیں، بندوقیں ان کا کلچر ہے، وہ اس کے ساتھ گرو اپ ہوتے ہیں، جب بچے گھر میں دیکھتے ہیں تو ایک ان کی روایت سی ہے۔ اس طرح یہاں پہ بھی صدیوں سے 1791 میں ان کی کانسٹیٹیوشن کی
सेकंड अमेंडमेंट पास हुई थी कि आप बंदूकें रख सकते हैं, एक कल्चर है। आपने भी देखी होंगी क्लिंट ईस्टवुड की मूवीज़, हमने भी देखी हैं, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट, कि एक ज़माना था जब शहर बहुत दूर दूर थे, पुलिस वगैरह इतनी होती नहीं थी, तो लोग बंदूकों से ही अपना दिफा करते थे। तो वो उस कल्चर के साथ जो लोग पले बड़े हैं वो अपनी रवायतों को भी नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, सदर ओबामा के हवाले से कह रहे हैं कि उनको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है अगर इस किस्म का कोई कानून वो लेकर आते हैं और उसके बाद इसको अप्रूव करवाने के लिए अगले स्टेज पे जाते हैं। क्या लगता है कि कितनी उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है? जो सेनेटर डायन फाइनस्टाइन के अल्फाज में ये अपहिल बैटल है, यानी मुश्किल होगी। नेशनल राइफल एसोसिएशन ने बाकायदा फंड रेजिंग शुरू कर दी है इन तजावीज़ का मुकाबला करने के लिए। तो ये मुकाबला तो होगा, लेकिन लगता ये है कि सदर बराक ओबामा न्यू टाउन स्कूल के बाद बहुत पुरअज़्म है कि इन कवानीन को पास करवाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, अमरीकी अवाम की भी जो राय है वो बदलती जा रही है, उनको भी ये समझ आता जा रहा है कि आजकल के शहरों के माहौल में जहाँ लोग एक सोसाइटी में रहते हैं वो पुराना दौर नहीं रहा, अब उस किस्म की बंदूकों की कम से कम ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो बैन की कोशिशें हो रही हैं वो हर पिस्तौल बंदूक पर नहीं है। हंटिंग के लिए आप रख सकते हैं, पिस्टल्स रख सकते हैं। जो अहम बात यह है वो ये कि जो फौजी स्टाइल का असला है ना, ऑटोमेटिक, कि आपने ट्रिगर दबाया तो गोलियां निकल रही हैं, उन पे बैन लगवाने की कोशिश हो रही है। वो नहीं जो आप शिकार के लिए इस्तेमाल करें या घर में सेल्फ डिफेंस के लिए रखें। अच्छा, लेकिन ये सेकंड अमेंडमेंट्स हमारे यहाँ तो खैर हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई अमेंडमेंट ज़रूर कानून में होती है। पाकिस्तान में ये रिवायत बन चुकी है कि हर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर लाती है। यहाँ पर जो सेकंड अमेंडमेंट्स की बातें हो रही हैं उसमें क्या मोटी बातें क्या हैं, ये हमें बताएं। उसमें मोटी बात यह है कि 1791 में, यानी कि इतने 100 साल पहले पास हुई थी, और उसमें ये हक दिया गया था लोगों को आईनी तौर पर कि वो हथियार असलहा रख सकते हैं अपने पास। उस ज़माने में मिलिशिया का जिक्र किया था, क्योंकि छोटी छोटी मिलिशियाज होती थी जो एक टाउन को या एक शहर को डिफेंड करती थी। पुलिस और फौज उस तरह से थी नहीं अमेरिका की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस में उन्होंने कहा कि आम इंडिविजुअल्स भी जो हैं, अभी जो हालिया डिसीजंस हुए हैं, वो रख सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, हंटिंग के लिए, जो लेजिटिमेट पर्पस है उसके लिए। अच्छा आयशा, बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं कि जब आप असलहा खरीदने के लिए जाते हैं तो एक इंक्वायरी का एक पूरा तरीका कार होता है, तो यहाँ पर किस तरह का चेक एंड बैलेंस मौजूद है? ये एक बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में, क्योंकि यूजुअली अगर मैं किसी दुकान से पिस्तौल या बंदूक खरीदने जाऊँ तो बैकग्राउंड चेक होगा, मुझे कोई कानूनी मसला तो नहीं रहा, कभी अरेस्ट तो नहीं हुई, और इवन मेरा ख्याल है बाज़ जगहों पर साइकियाट्रिक एवेल्यूएशन के मुझे कोई जहनी मसाइल तो नहीं है। लेकिन उसमें एक लूप होल है जो बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि जब गन शोज होते हैं तो आप वहाँ से कुछ खरीदें तो आपको बैकग्राउंड चेक नहीं करवाना पड़ता। उसको लूप होल को बंद करने की बातें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक, एक तो आपका कानूनी बैकग्राउंड, आपकी पुलिस कोई रिकॉर्ड ना हो, दूसरा आपका मेंटल या जहनी इवैल्यूएशन कि आपको कोई जहनी मसाइल तो नहीं है, क्योंकि ये पिछले जितने भी बड़े वाक़यात हुए हैं ये सब जहनी मरीज थे। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही उन्होंने तफसील से बताया कि सेकंड अमेंडमेंट क्या कहती है। इस वक्त जो कानून जिसके बारे में बातें की जा रही हैं, आया मंजूर होता है नहीं होता है अभी तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी ज़रूर है जो ये कहती है कि ख़तरनाक असला चाहे अमेरिका हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ पर नहीं होना चाहिए आम लोगों के पास, क्योंकि उससे किसी भी इंसान की जान जा सकती है, चाहे वो हादसाती तौर पर हो या फिर किसी और वजूहात की बिना पर। अगले शो में एक नए टॉपिक के साथ एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सनाए पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।